बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नवंबर में मार्च जारी है। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में ये मार्च अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा है। इस मार्च के शुरा से जहाँ दीगर सियासी क़यादत तहरीक इंसाफ की वक्तन फ़वक्तन खिताब कर रही है, वहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब भी रोज़ाना की बुनियाद पर वीडियो लिंक के ज़रिए मार्च के शुरा से खिताब करते हैं। आज के खिताब में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि ये आज़ादी मार्च की तहरीक इमरान खान की नहीं है, बल्कि मुल्की नौजवानों की तहरीक है और सिर्फ ये इंसाफ के लिए है। जब तक इंसाफ नहीं मिलता ये तहरीक जारी रहेगी। इसके साथ ही इमरान खान साहब ने ये भी गिले शिकवे किए कि मफरूर पाकिस्तान के अहम फैसले कर रहे हैं। अब इसी बीच पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने 4 मुतालबात सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने का फैसला किया है। जल्द तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने का फैसला कर चुकी है। वहाँ से क्या जवाब आता है, क्या तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलता है, इस पर बात करेंगे। फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का लंदन में एक रोज़ क़याम बढ़ गया, उस पर मुख्तलिफ शयमगोइयाँ की जा रही हैं, उनमें कितनी सदाकत है, इस पर हम बात करेंगे। और ये भी जानेंगे कि क्या कोई मुज़ाकरात की राह निकलने वाली है या इस हवाले से कुछ होने वाला है, क्योंकि आज सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से लाहौर में गवर्नर हाउस में सीनियर सहाफ़ियों की गुफ्तगू भी हुई है, उनसे उनकी मुलाकात हुई है। इस हवाले से अपने पैनलिस्ट से हम जवाबात लेंगे, उनके सामने ये तमाम सवालात रखेंगे। साद रसूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अदील वड़ाई साहब मौजूद हैं, हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, आप भी आज की इस मुलाकात में शामिल थे, आपकी गुफ्तगू भी हुई सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से, तो इन अंधेरों में कोई रोशनी की किरण निकलती भी नजर आई? देखिए, हमारी सियासत जिस सुरंग में जो है फंस चुकी है, वहाँ पर कहीं ना कहीं तो रोशनी के नमूदार जो है होने के इम्कानात तो हैं, लेकिन जो इनकी बातों से और इमरान खान साहब की स्टेटमेंट से और शहबाज शरीफ की स्टेटमेंट से तो ऐसा लगता है कि तमाम फरीकैन को अपनी अना ज़िद को जो है वो साइड पर रख के इनकी कुर्बानी देकर जो है वो उनका हौसला होगा तो वो सिस्टम आगे बढ़ सकता दिखाई तो ये हौसला अपना लिया इन तमाम फरीकैन ने या आज नहीं? लग तो नहीं रहा, क्योंकि जो लंदन में मुलाकातें हो रही हैं वो तो कुछ और मामला जो है, जिसका शहबाज शरीफ साहब की वापसी थी, एंड जो है जब उनकी निकलने का वक्त आया तो अचानक रुक गए और ये बताया गया कि उनकी बीमारी के कुछ मामलात हैं, कोई उनकी जो है तबीयत नासाज हो गई। अगर आज बात करें तो सदर आरिफ अलवी साहब से बेशुमार सवालात किए और उनमें से तकरीबन वो 40% वो सवालात थे जो मैं समझता हूँ वो जवाबात देने की बजाय वो ये कहते रहे कि फिर किसी दिन और इस पर जो है वो बातचीत हो सकती है। अलबत्ता उन्होंने जिस तरफ इशारा किया वो उनकी बातों से यूँ लगा और ख़ुद उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि मुज़ाकरात जारी हैं। अच्छा। और मैंने कोशिश की है इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मामलात को बेहतर बनाने के लिए। अच्छा हसन, इससे पहले भी तो सदर मुमलिकत के हवाले से मुज़ाकरात की बात शुरू हुई थी और उन्होंने कहा था कि बहुत जल्द ब्रेक थ्रू होगा, तो अब फिर वो बड़े पुरुमीद आपको नजर आए इन मुज़ाकरात के लिए? देखिए, आज से उनकी स्टेटमेंट से, उनके जवाबात से तो ऐसे लगा कि वो चाहते हैं कि मामला जो है वो इंतशार की तरफ ना जाए। खुद उन्होंने इस बात की तरफ इशारा किया कि तकरीबन मुतअद्दिद दफ़ा मामला तय हो गए, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर मामला आगे नहीं चल सके और मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूं कि मामला जो है वो हल हो जाए। दूसरा, उन्होंने ये जरूर ये बात कही कि कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ रही है, चाहे उनकी जमात में हो या उनके जो है मुखालफिन में हो। दूसरा, उन्होंने ये बात कही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हवाले से कि उनकी तैनाती आइन के मुताबिक होनी चाहिए और आइन के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार है, लेकिन जो हालात बन चुके हैं उस वजूहात को मद्देनजर रखते हुए अगर मशवरा कर लिया जाए तो गलत नहीं होगा। यानी वो खान साहब की स्टेटमेंट को भी साथ लेके चल रहे हैं। तीसरा, उन्होंने ये कहा कि जो है हमारी कोशिश होगी कि अपोजिशन जो है वो हम वाला किरदार अदा करें, लेकिन हालात वो नहीं दिखा रहे कि हम पार्लियामेंट में जाएं और अपोजिशन के मामला अपोजिशन की तरह चलाएं, क्योंकि और वो ये कहते हैं कि मैं मार्शल लॉ लगाने की भी मुखालफत करता हूं। फिर उन्होंने तीसरी बात जो सबसे अहम थी वो उन्होंने ये कहा कि हमारे यहाँ नाअहली बहुत ज्यादा बढ़ गई है और हम भी यही चाहते हैं कि अदारे अपनी लाइन के मुताबिक रह के काम करें। ठीक है। उसके मुताबिक अगर साथ साथ ये देखा जाए तो जिस तरह इमरान खान साहब ने ये बात कही है कि वो अदालत में जाएंगे, देखिए एस्टेब्लिशमेंट से तो वो पहले ही जो है वो टक्कर ले चुके और उनके साथ साथ दूसरी तरफ देखें तो हुकूमत के साथ वो मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है। तो हाल तो उनके पास एक ही रह जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट के अदालत में जाएं
और वहां से उनको कोई रिलीफ मिले, फिर ही वो मामला को आगे लेके चल सके। अलबत्ता नवाज शरीफ साहब की जो मुलाकातें हुई और शहबाज शरीफ साहब से, उसमें तो ये तय कर लिया गया है कि हर सूरत वो इनके साथ जो है वो इंतखाबात पर, ठीक है, ये प्रोग्राम में आगे चलकर ना ये मुलाकातें और ये जो सारी चहमगोइयां हो रही हैं उनके एक रोजा कयाम को लेकर के जो बढ़ गया उस हवाले से, इस पर भी हम बात करते हैं। बहरहाल मुज़ाकरात के हवाले से आप कह रहे हैं कि अभी भी सदर मुमलिकत पुरुम्मीद हैं। साद रसूल साहब, सदर मुमलिकत भी ये बात कर रहे हैं जो बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती है कि जल्द इंतखाबात होने चाहिए। आप समझते हैं कि कोई ऐसा दरमियानी रास्ता निकल सकता है या निकलना चाहिए कि दोनों साइड्स की फेस सेविंग भी हो जाए और तसल्ली इमरान खान साहब की भी हो जाए और हुकूमत की भी हो जाए? देखिए, सबसे पहले तो मुझे नहीं पता कि दोनों साइड्स को फेस सेविंग की ज़रूरत है या नहीं है। एक साइड के साथ तकरीबन 60 से 70% आवाम का वोट है और दूसरी साइड के साथ नहीं है, तो ये कहना कि दोनों साइड्स को फेस सेविंग की ज़रूरत है, मेरा ख्याल है कि ये शायद मुनासिब ना हो। कम से कम मैं इससे एग्री नहीं करता, क्योंकि फेस सेविंग की ज़रूरत उसको होती है जिसके साथ कोई ताकत ना हो या जिसका कोई आगे बस ना चल रहा हो। जब आपके साथ 60-70% आवाम होगी तो फिर तो दीगर चीज़ें जो हैं वो उतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती, क्योंकि जमहूरियत में आवाम की आवाज़ जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। दूसरी बात यह कि जो अब जल्द इलेक्शन की बात कर रहे हैं, इमरान खान साहब ने ये बात अप्रैल के अंदर की थी, अब हम नवंबर के अंदर आ चुके हैं। अब यहां से अगर जल्द इलेक्शन भी हो तो इलेक्शन जाके कोई मार्च अप्रैल के अंदर होंगे, अगर देर से इलेक्शन होंगे तो अक्टूबर के अंदर होंगे। तो अब हम ये जो 4-6 महीने का टाइम लैग है जिसमें इफेक्टिवली सिर्फ एक इंपॉर्टेंट इवेंट आता है और वो अगले साल का बजट है कि इलेक्शन बजट से पहले होंगे या इलेक्शन बजट के बाद होंगे, सिर्फ ये एक बुनियादी सवाल इफेक्टिवली रह गया है। तो इसके ऊपर तो इतना ज़्यादा पॉलिटिकल डेडलॉक मेरा ख्याल है नहीं होगा, ना ही होना चाहिए, क्योंकि अब अगर हम 3-4-5-6 महीने के मार्जिन के अंदर आ जाएं तो मेरा ख्याल है कोई रास्ता निकल सकता है। लेकिन सवाल ये है कि रास्ता निकालने के लिए क्या लोग इस इरादे से बैठे हैं, इमरान खान साहब की तरफ भी और दूसरी तरफ भी, क्या लोग इस इरादे से बैठे हैं कि हम रास्ता निकालना चाहते हैं, या जिस तरह के मैसेजेस हमें भी सुनाई दे रहे हैं कि कोई बात नहीं, डट जाओ, कुछ नहीं होता, आज तक हुकूमत नहीं गिरी थी, देख लेंगे, 60,000 शेल मंगवा ली हैं, इतने हज़ार सिंध से पुलिस के बंदे आएंगे, क्या हम इस मोड में रहेंगे या रास्ता निकालने के मोड में? जो दूसरी बात, और मुझे पता है कि लंदन पे हम बाद में बात करेंगे, मैं आरिफ अलवी साहब का जो कमेंट अभी हसन साहब ने भी बताया, ये बात देखिए बिल्कुल दुरुस्त है। आरिफ अलवी साहब ने जो कहा कि प्राइम मिनिस्टर की सवाबदीद है ये 4 स्टार वाली अपॉइंटमेंट, तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। प्राइम मिनिस्टर की प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनेशन करता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन जाती है, आइन के अंदर एक स्टिपुलेटेड प्रोसीजर है। तो टेक्निकली तो ये हो सकता है कि जो शख्स प्राइम मिनिस्टर हो, टेक्निकली ये हो सकता है कि जो शख्स प्राइम मिनिस्टर हो वो बगैर किसी से पूछे भाले अपनी मर्जी से किसी से मशवरा किए बगैर एक समरी बनवाए प्रेसिडेंट को भेज दे। कॉन्स्टिट्यूशनली वो प्रोसेस ठीक है, लेकिन क्योंकि एक इदारा और एक पोस्ट इतनी बड़ी है जिसका पाकिस्तान की पूरे रियासती अमूर के ऊपर बहुत गहरा असर भी पड़ता है, वो बहुत इंटेग्रल रहते हैं। जो हमारी अफवाज पाकिस्तान है वो हमारी रेगुलर रियासत की मशीनरी के अंदर सैलाब से लेके कराची के मसाइल तक से लेके इन्वॉल्व रहती हैं, तो इसका इम्पैक्ट तमाम लोगों के ऊपर पड़ेगा। ऐसी सिचुएशंस में अगर मुशावरत कर ली जाए, ख्वाह पार्टी के अंदर हो पार्टी से बाहर हो, लेकिन प्रेफरेबली तमाम स्टेक होल्डर्स से, तो बेहतर होगा, मुल्क के लिए थोड़ा कंसेंसस के साथ बात आगे चलेगी। खान साहब, ठीक है, अदील बड़ाई साहब की जाने बातें, मुझे हसन अदील के पास जाने दें। अदील, ये जो साद रसूल ने भी बात की, साद रसूल साहब ने कहा कि रास्ता निकल सकता है, लेकिन इसकी शर्त यह है कि दोनों फरीक रास्ता निकालने की शर्त पर या इस नीयत से एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार भी हैं। ऐसी कोई वाइब्स आपको आ रही हैं? अभी तक तो नज़र नहीं आ रही, और इसमें आने वाले दिनों में मज़ीद कशीदगी नज़र आ रही है। अब जहाँ बात है मुशावरत की, आइनी तकर्री की, देखें उस आइनी तकर्री में या जो उसमें कहा जा रहा है कि आइन के तहत ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो अपने दीगर जो हुकूमत के शराकतदार हैं, जो इत्तेहादी हैं, उनसे मुशावरत कर रहे हैं, और ऐसी मतलब अपोजिशन की ऐसी तस्वीर पार्लिमान के अंदर मौजूद है,
उनसे जिस जिस तरह की मुशावरत हो रही है, तो ये तो सबसे एक अहम डेवलपमेंट होने जा रही है। इसमें अगर मुल्क को आगे लेकर चलना है, इस तरह तो चल नहीं सकता, ये तो तय हो गया, ये तो नजर आ रहा है, इस तरह से तो मुल्क आगे चल नहीं सकता। उसके लिए मिल बैठना होगा। मिल बैठने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उसमें आपको, अगर आप दूसरों से, अपने इत्तेहादियों से मुशावरत कर रहे हैं, जो माजी में आपके दुश्मन थे, आप इत्तेहादी मुशावरत कर रहे हैं, तो इसमें इमरान खान साहब से भी पूछ लेने में कोई मुज़ाहिका तो नहीं है। अगर आपने इंतशार को खत्म करना है, अगर आपने मुस्तकबिल में भी चीजों को मुतनाज़ा नहीं बनाना, अगरचे इसमें इमरान खान साहब का कोई आईनी रोल नहीं है, लेकिन मुशावरत जिन दूसरे लोगों से आप कर रहे हैं, या बरतानिया में बैठ के जिनसे आप मुशावरत कर रहे हैं, उनका तो ना सिर्फ आईनी रोल नहीं है, बल्कि वो तो, उसमें तो बहुत सारे ऐसे मामलात हैं, कानूनी तौर पर देखा जाए, जिस तरह के साद रसूल साहब भी अक्सर कहा करते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं, वो किस तरह एक बैरून मुल्क बैठे हुए, वो उनका जो स्टेटस है, वो तो एक मुजरिम का बुनियादी तौर पे स्टेटस है ना इस वक्त। तो उनसे अगर मुशावरत की जा रही है, तो मुल्क में एक बड़े स्टेक होल्डर को आप किस तरह से इग्नोर कर सकते हैं। तो अगर चीजों को आगे लेके चलना है, तो उसमें तो फिर इमरान खान साहब को आपको बहुत सी चीजों में साथ लेकर चलना होगा। अगर आप बोले इमरान खान साहब उनके साथ मिलकर चलने के लिए तैयार हैं, वो तो कह रहे हैं कि बकौल उनके वो किसी चोर डाकू के साथ बैठने को तैयार नहीं है। आपको लग रहा है कि इमरान खान साहब तैयार हैं? बिल्कुल इमरान खान साहब तैयार हैं। और इमरान खान साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि जी आप हमें इलेक्शन के हवाले से टाइम फ्रेम दें। वो मार्च अप्रैल की तो बात ही नहीं कर रहे, वो कहते हैं इलेक्शन का टाइम फ्रेम दें। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भी आगे चली जाती हैं। इसके अलावा वो इस तकर्री के हवाले से भी समझते हैं कि जाहिर उनका आईनी रोल नहीं है, ना वो इसको मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि इसमें ग्रेस का मुजाहरा दिखाए, ताकि आने वाले दिनों में इन मामलात को सेटल किया जा सके। अगर आप इस वक्त ओवर कॉन्फिडेंट होके और ये कहें कि जी हम, इसमें तो कोई शक नहीं है, अथॉरिटी तो नहीं के पास ही है, लेकिन फिर मामलात को सेटल करना है, तो उसमें फिर एतमाद की फिजा तो पैदा करनी होगी। ठीक है, मामलात को सेटल करना है तो एतमाद की फ़ज़ा पैदा करनी होगी। हसन, आपकी जानिब आएंगे। कल आपने भी यही बात की कि इमरान खान जो हैं वो मुज़ाकरात चाहते हैं। आज अदील भी यही बात बता रहे हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो साथ मिलकर चलना चाहते हैं। तो ये जो एक रोज़ा क़याम बढ़ गया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का, उसके पीछे की असल कहानी है क्या? देखिए, जिस आप कह रही हैं मुज़ाकरात, मैं तो पहले दिन से ही ये बात कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं डेडलॉक होता है, और मुज़ाकरात फिर जो चंद एक अहम शख्सियात हैं दोनों जमातों में, जो चाहती हैं कि मुल्क जो है वो अफ़ाम व तफ़हीम के साथ और जो है एक तरीके के साथ आगे बढ़ना चाहिए, वो अभी भी कोशिशें कर रहे हैं। जिसका ख़ुद सदर मुमलकत ने आज तस्दीक कर दी कि मामला तो रुका ही नहीं था, मुज़ाकरात तो चल रहे हैं, लेकिन वो ये कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ मैं कोशिश कर रहा हूं जहां पर जो है मामला तय हो सकते हैं, जहां लेकिन सारे बगैर सियासी जमातों के तो मामला तय नहीं हो सकते। तीसरी चीज जिससे ये बात करते हैं तैनाती की, इलेक्शन कमीशन की तैनाती, चीफ इलेक्शन कमीशन की खान साहब ने किसी से पूछकर की थी, और दीगर जो हम तैनातियां हैं वो खान साहब ने नहीं। सवाल मेरा है शहबाज शरीफ के एक रोजा कयाम से मुताल्लिक। दूसरा आ गया शहबाज शरीफ साहब की तरफ कि शहबाज शरीफ साहब का जब मामला तो तय हो गए थे कि हमने कौन से बड़े फैसले लेने हैं, इत्तेहादियों के साथ मुशावरत करनी है, तो उस वक्त से उनको कोई फ़ोन आता है, जो मेरी इतला है नवाज शरीफ साहब की कहीं जरदारी साहब से टेलीफोनिक गुफ्तगू होती है, जिसके बाद मामला पर मज़ीद जो है वो ज़ेर गौर के लिए शहबाज शरीफ साहब को कहा जाता है कि वो रुक जाएं, और उसके बाद जो है वो मामला दोबारा ज़ेर गौर लाया जाता है, जिसमें मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी वहाँ पर मौजूद होती हैं उस मुलाकात में, शहबाज शरीफ भी, नवाज शरीफ भी, हसन नवाज भी, और दीगर स्टेक होल्डर वो भी वहाँ पर मौजूद होते हैं, जिनसे डिस्कशन की जाती है। और उसके बाद एक दूसरा पॉइंट ये था जिस पर आज गुफ्तगू की जा रही है कि अगर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आते हैं जी, तो किस तरह उनका इस्तकबाल किया जाएगा, और किस जो है वो सिचुएशन में इस्लामाबाद या लाहौर, और कैसे इस्तकबाल होगा, और फिर जो उनके कानूनी केसेस चल रहे हैं कानून के मुताबिक उसको कैसे जो है वो बेहतर बनाया जा सकता है, और फिर पार्टी के हवाले से इसको मुनज़्ज़म किस तरह किया जाएगा और चलाने के लिए किस तरह इसका प्रोसेस चलाया जाएगा, उसके हवाले से मुशावरत भी आज की जा रही है। ठीक है, ये वो तमाम मामलात हैं जिसकी वजह से एक रोज़ का क़याम शहबाज शरीफ साहब का बढ़ गया। साद रसूल साहब, एक और मामला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अपने 4 मुतालबात लेकर सुप्रीम कोर्ट जाना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट तो पहले ही कह चुकी है कि अपने सियासी मामलात को सियासी फोरम पर ही आप लोग हल करें, तो इस बार आप समझ रहे हैं कि आपको लगता है कि ये 4 मुतालबात तहरीक इंसाफ की सुप्रीम कोर्ट इसे एंटरटेन करेगी?
देखिए, मैं इन 4 मुतालबात पे बात करने से पहले सिर्फ एक, अगर आपकी इजाज़त से बात कर सकूं, जी जी, कि क्या हुकूमत पाकिस्तान का वफद या उसके कुछ लोग, वज़ीर आज़म साहब अगर ख़ुद नहीं भी, क्या हुकूमत पाकिस्तान का एक वफद या उसके कुछ लोग ये तैयारी कर रहे हैं कि एक मुजरिम को, जो कि इस वक्त कन्विक्टेड है, जो इस वक्त एब्सकॉन्डर है, इश्तिहारी है, जिसके खिलाफ रेड वारंट्स इशू किए गए हैं, उसको इस्तकबाल कैसे करना है पाकिस्तान में उसका? ये हम किसी ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहे, किसी ग्रोह की बात नहीं कर रहे जो अपनी लीडरशिप का इस्तकबाल कर रहा हो। ये हम हुकूमत पाकिस्तान की वफाकी मशीनरी की बात कर रहे हैं कि वो ये प्लानिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर बाकी सारे मसाइल ख़त्म हो गए हैं कि अब हम बस ये डिसाइड करें कि 3 किलो गुलाब आएगा या 5 किलो गुलाब आएगा और 2 बकरे कटेंगे या मिठाई मिलेगी। ओ भाई, पाकिस्तान के बड़े मसले हैं, पाकिस्तान के मसले सीरियस लोगों को सॉल्व करने चाहिए, उसके ऊपर सीरियस पॉलिसी थिंकिंग होनी चाहिए। हमारे शॉर्ट टर्म मसले हैं, हमारे लॉन्ग टर्म मसले हैं, हमारी मईशत के मसले हैं, हमारे फॉरेन अफेयर्स के मसले हैं। हम एक ऐसे खित्ते में रहते हैं जहां पे जंग एक खत्म हुई है, दूसरी शुरू हो रही है। हमारी वफाकी हुकूमत इस्तकबाल करने के प्लान्स के ऊपर अगर अपना वक्त लगा रही है तो हमें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लेना चाहिए ऐसी गवर्नेंस पे। और जो तहरीक इंसाफ अपने मसले मुतालबात लेकर सीरियस प्लेटफॉर्म पर गई है, आप समझते हैं कि ये इसको सियासी प्लेटफॉर्म पर हल होना चाहिए था, और अब अदालत इसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगी? देखिए, तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के जो मुतालबात हैं उनमें से जो सियासी पहलू हैं वो अदालत को उसके अंदर नहीं पढ़ना चाहिए। इनफैक्ट माजी के अंदर जहाँ जहाँ पे अदालतों ने, पाकिस्तान की अदालत ने सियासी मुकदमात के फ़ैसले किए या ऐसे मुकदमात के फ़ैसले किए जो बाद में सियासी बन गए, तो उन तमाम जजमेंट्स के ऊपर अदालत में, पाकिस्तान की पूरी तारीख में उन जजमेंट्स के ऊपर अदालत पे एक सवालिया निशान उठाया जाता है। वो अच्छे फैसले हों, वो बुरे फैसले हों, वो किसी के हक में हों, किसी के खिलाफ हों, क्योंकि सियासी हो गए तो अदालतों पे उंगलियां उठाई जाती हैं। कानूनी बातें कि क्या कस्टोडियल टॉर्चर इस मुल्क में होता है, क्या कानून के जवाबित क्या होंगे प्रोटेस्ट करने के लिए, कहां तक बात आ सकती है, कौन से खदोखाल होंगे आइन के अंदर किसी के राइट्स के एक्सरसाइज करने के लिए, ये अदालत डिटर्मिन कर सकती है। सियासी सवालात मेहरबानी करके सियासी मैदान में रिजॉल्व करें। ठीक हो गया। अदिल वड़ाई साहब, ये जो दौरा मुलतवी हुआ है, आप क्या समझते हैं कि इसके पीछे क्या वजूहात होंगी जो दौरा मुलतवी करना पड़ गया सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को? देखिए, इसमें जो सफारती ज़राए से पहले खबरें आई, फिर उसके बाद तर्जुमान दफ्तर खारजा ने इसको कंफर्म भी कर दिया। बुनियादी तौर पे तो मोहम्मद बिन सलमान ने मुकम्मल जो एशिया का दौरा है उसे मनसूख किया है। इसमें कोई पाकिस्तान स्पेसिफिक कोई बात सामने नहीं आई। ये मनसूख नहीं हुआ, ये मुलतवी किया गया है। अच्छा, इसको रीस्केड्यूल किया जा रहा है। लेकिन इसमें ये बड़ी अहम बात है कि जो एशिया का दौरा था उसमें सबसे अहम दौरे कौन से थे? उसमें एक दौरा पाकिस्तान का था और एक भारत का दौरा था, या इसके साथ फिर एक साउथ कोरिया का दौरा भी होना था। अब पाकिस्तान में इस वक्त जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, यकीनन एक बड़ी वजह वो है। अब ये हो नहीं सकता। आप समझते हैं कि इस वक्त पॉलिटिकल जो सिचुएशन है वो इस दौरे के मुलतवी होने की एक बड़ी वजह है? अच्छा, इसको इस तरह से देखने की जरूरत है क्योंकि उसको पूरे एशिया के दौरे को मनसूख किया गया। अब ये हो नहीं सकता था, बिल्कुल ये एक बड़ी वजह है। इस दौरे को इस तरह से जारी नहीं रखा जा सकता था कि मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान ना आए और वो भारत चले जाएं। इस हवाले से बड़ी हसासियत है और ये सऊदी अरब को भी मालूम है। पाकिस्तान में वो क्यों आ रहे थे? ये इन्वेस्टमेंट के हवाले से आ रहे थे, कमिटमेंट्स चाहिए थी, गारंटीज चाहिए थी। वो कमिटमेंट किसने देनी थी? वो कमिटमेंट जो है वो गवर्नमेंट के, जो इस वक्त जो मुल्क के अंदर इतनी अनसर्टेनिटी है, जी हुकूमत चलनी है नहीं चलनी, इस वक्त नई डेवलपमेंट्स पाकिस्तान में होने जा रही हैं, तो एक बहुत बड़ी रीजन, मतलब इन्वेस्टमेंट ऐसे तो इन्वेस्टमेंट की कमिटमेंट्स तो ऐसे हो नहीं सकती। तो दौरे के हवाले से तैयारियां मुकम्मल थी, लेकिन एक बड़ी रीजन पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी पाकिस्तान की जो है वो इसकी एक बड़ी रीजन थी। लेकिन ये फिर नहीं हो सकता था कि साथ भारत का दौरा कर लिया जाता, क्योंकि 2019 के फरवरी में जब वो आए थे, पाकिस्तान आए थे, भारत गए थे, चाइना गए थे, तो इसलिए फिर एशिया का दौरा जो है वो मनसूख हुआ और उसमें एक बड़ी जो रीजन ये थी। लेकिन वो इंडोनेशिया जा रहे हैं
और इंडोनेशिया में चूंकि G20 जो ममालिक की जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है उसमें वो शिरकत के लिए जा रहे हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं इंडोनेशिया शिरकत के लिए जाएंगे, लेकिन सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से उनका ये दौरा मुलतवी हो गया। इस दौरे में उन्होंने पाकिस्तान में भी आना था, भारत भी जाना था। इसके साथ ही ब्रेक की जाने बढ़े, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला सिंध हुकूमत के लिए दर्द सर बना हुआ है। मुख्तलिफ हीले बहाने करके इंतखाबात की हर मरतबा नई तारीख दे दी जाती है, कोई ना कोई बहाना किया जाता है, उज़र पेश किया जाता है। इस हवाले से अपोजिशन की जमातें भी एहतजाज कर चुकी हैं और बल्दियाती इंतखाबात का मुतालबा कर चुकी हैं। अब MQM पाकिस्तान ने कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन रोकने के लिए भी दरख्वास्त दायर कर दी है। तो इस तमाम तर सूरत हाल पर हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कि क्या वजह है, क्यों हीले बहाने बनाने पड़ रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, क्यों नहीं चाहती कि बल्दियाती इंतखाबात हों। सादर सुल साहब, आपकी जानिब आएंगे। आपके सामने ही है, बार बार कोई ना कोई उज़र पेश किया जाता है, कभी बारिश का उज़र पेश किया जाता है, कभी पुलिस की नफरी का उज़र पेश किया जाता है और बताया जाता है कि इस वजह से बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो रहे, और अब भी पीपल्स पार्टी इस मूड में नज़र नहीं आ रही। तो कानूनी तौर पर कितना डिले मजीद कर सकती है सिंध हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात को? कानून इस हवाले से क्या कहता है? देखिए, हमारे मैं कानून के ऊपर और आइन पे इस पे 1 मिनट में बात करने से पहले एक जुमला कह सकूं कि ये बड़ी अजीब सी मंतक है कि आपके पास सिंध में बल्दियाती इलेक्शन करवाने के लिए पुलिस वाले पूरे नहीं हैं या नफरी आपके पास काफ़ी नहीं है, लेकिन इस्लामाबाद की प्रोटेक्शन करने के लिए आपको नफरी भेजने के लिए आपके पास मौजूद है। तो सिंध पुलिस के लोग इस्लामाबाद में आके वो बेचारे सिपाही फैसल मस्जिद के अंदर 2-3 रातें पड़े रहे, उनका किसी ने कोई ज़्यादा पूछा नहीं उन्हें। तो ये काम करने के लिए आपके पास सिंध पुलिस है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन का इम्पेरेटिव है, यानी आइन का एक लाजिम फरीज़ा है कि आप बल्दियाती इलेक्शन करवाएं, उसके लिए आपके पास पुलिस के अफसरान नहीं है सिंध के अंदर। देखिए, हमारे 18वीं तरमीम के तहत, और मैं बल्दियाती निज़ाम पे बात के पर्सपेक्टिव में कहूँ कि हमारे 18वीं तरमीम में पाकिस्तान के आइन के अंदर आर्टिकल 140A इंक्लूड किया गया, जो कि आर्टिकल 140 अलिफ, जो कि कहता है कि हर सूबाई हुकूमत अपने अपने सतह पे कानून के तहत लोकल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करेगी और उस लोकल गवर्नमेंट को 3 चीज़ें कम अज़ कम डिवॉल्व करेगी। एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, एक पॉलिटिकल पावर्स और एक फाइनेंशियल पावर्स। ये 3 चीज़ें यानी कि निज़ामी, सियासी और मुआशी जो पावर्स हैं वो लोकल गवर्नमेंट तक दी जाएंगी ताकि बल्दियात का निज़ाम चल सके। बल्दियाती निज़ाम में लोगों के गली मोहल्ले, सड़क, कचहरी, थाने के काम हो सकें जी। इस पर्सपेक्टिव के अंदर 18वीं तरमीम के आर्टिकल 140A के अंदर टाइम फ्रेम कोई नहीं लिखा हुआ। अनफॉर्चुनेटली जब आइन के अंदर ये तरमीम की गई, 18वीं तरमीम की कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ बुरी बातें हैं। 18वीं तरमीम में इसमें टाइम फ्रेम कोई नहीं लिखा गया, जिसकी वजह से सन 2010 में जब 18वीं तरमीम आई, तब से लेके अब 2023 शुरू होने वाला है, इसके दरमियान में जब भी सूबों के अंदर बल्दियाती कानून पास हुआ या बल्दियाती कानून पास होने के बाद इलेक्शंस हुए, एक KPK के अलावा वो सारे के सारे तकरीबन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे हुए। आपको याद होगा जवाद ख्वाजा साहब का ऑर्डर था, जिसके बाद पंजाब में कानून पास हुआ, इलेक्शंस हुए, जब टर्म खत्म हुई नया कानून पास हुआ, उसके बाद अब तक इलेक्शंस नहीं हुए। PTI ने नहीं करवाए, सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी ने नहीं करवाए, इससे पहले पंजाब के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने नहीं कराए थे, इसी तरह बलूचिस्तान ने नहीं करवाए। और इसकी वजह यह है कि हमारे सियासतदान, खासतौर पे जो प्रोविंशियल असेंबली के लोग हैं, जिनका काम बतौर लेजिस्लेचर असेंबली के तौर पे सिर्फ कानून साजी करना है, उनका ये ख्याल है कि अगर वाकई ये वाली चीज़ें डिवॉल्व कर गई, ये फाइनेंशियल पावर्स डिवॉल्व कर गई, स्कूल, हस्पताल, कचहरी, थाना, सड़क, पानी की पावर डिवॉल्व कर गई, तो फिर हमारे से कौन पूछेगा? हमें तो अपना काम करना पड़ जाएगा। लेजिस्लेशन करने की जो हमें करनी इतनी ज़्यादा नहीं आती, तो हमारे से पावर्स ख़त्म हो जाएंगी, सारे लोग तो बल्दियात के पास चले जाएंगे। इस वजह से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने तमाम प्रोविंशियल असेंबलीज में इसके ऊपर कुछ रेजिस्टेंस दिखाई। दूसरी बात मेरा ख्याल है कि एक तो ये सिस्टमैटिक मसला है। जो दूसरा मसला इस वक्त सिंध को मेरा ख्याल है दरपेश है, वो ये है कि अगर इस वक्त इलेक्शंस हो गए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हमने बाई इलेक्शंस में भी देखा कि उनकी बड़ी पॉपुलैरिटी है, और अब सैलाब के बाद
सिंध के अंदर जितने लोगों का गुस्सा है अपनी अपनी हुकूमत के ऊपर, और MQM का तो हमने हाल कराची के अंदर भी देख लिया। मेरा ख्याल है कि कुछ लोग इलेक्शन से डरते हैं और कुछ सिस्टमैटिक पीस के अंदर मसला है कि सूबाई असेंबलियां किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की किसी भी सूबे के अंदर बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवाना चाहती। ठीक है सादुस्तु साहब, अदील बड़ाई साहब के पास मुझे जाना है, बस 1 मिनट में बता दें कि अगर तहरीक पीपल्स पार्टी को ये डर हो सकता है, तहरीक इंसाफ को क्या डर है? पंजाब में भी यही कुछ हो रहा है। देखिए, मैंने आपको कहा जो सिस्टमैटिक मसला है वो तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का है। तहरीक इंसाफ अगर ये जीत भी जाएगी तो जो MPAs के पास लोग आज जा के सड़कों के लिए या ठेकों के लिए या दीगर चीजों के लिए बैठते हैं, वो कौन बैठेगा? MPAs का तो ये काम ही नहीं रह जाएगा, ये तो बल्दियात के पास चला जाएगा। तो इस वजह से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज रेजिस्ट करती हैं। मैं एक आखिरी जुमला कह सकूं, क्योंकि आपने टाइम फ्रेम की बात की, जब भी आइन को हम तरमीम करेंगे, जब भी हम नेक्स्ट आइन की तरमीम करेंगे, हमने 50 साल में 25 की हैं, आइंदा भी करते रहेंगे, तो उसमें अगर लोकल गवर्नमेंट के क्लॉज को, आर्टिकल 140A को हम थोड़ा रिविजिट करके कोई ऑब्लिगेशन सूबों पे इस तरह की डालें कि वो लाजिम इलेक्शन करवाएं वरना और उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस हों, तो ये ज़्यादा मुनासिब होगा, ताकि आइन की मंशा के मुताबिक रेगुलरली बल्दियाती निज़ाम और उसके इलेक्शंस होते रहे। ठीक है अदील बड़ाई साहब, आपके पास इस हवाले से कोई खबर है? क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी क्यों बार बार डिले कर रही है, और अब तो MQM भी ऐसे ही चाहती है? जी, ये तो खबर बड़ी वाज़ेह है, ये तो एक बड़ा खुला राज है कि ये क्यों डिले चाहते हैं। सबको पता है क्यों डिले चाहते हैं। जो साद रसूल साहब ने 2 बड़ी रीजंस बता दी, लेकिन ये जो अभी इल्तवा पे इल्तवा मांगा जा रहा है, उसमें तो सीधी बात है, नज़र आ रहा है जो इनके साथ ज़िमनी इंतखाबात में हो रहा है, वोट बैंक का इशू है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी है। लेकिन असल खबर मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन के आला हुकाम से मेरी इस पे बात भी हुई, ये 3 महीने तक मुलतवी नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन ने इस मामले को अब इजलास से निकाल के बाकायदा, चूंकि हेयरिंग के लिए मुकर्रर कर दिया है, 15 तारीख को इसकी हेयरिंग होगी, उसमें IG को, उसमें चीफ सेक्रेटरी को, इसमें जो सियासी जमातें हैं जो इल्तवा चाहती हैं उनको भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इस हियरिंग में जाहिर है जो चीजें अदालती मामले से रिलेटेड हैं वो तो उसी दिन ही मालूम होगा, उस पर पहले कमेंट नहीं किया जा सकता जाहिर है, लेकिन उसमें इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटेरिएट की जानिब से भी एक मौकफ पेश किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन इसमें यह समझता है कि ये बहाना बनाया जा रहा है, सिक्योरिटी का इशू है, तो क्या इस तरह तो फिर वहां पर बल्दियाती इलेक्शन होंगे ही नहीं। अब वहां यह कहा जा रहा है जी 5000 पोलिंग स्टेशन है और इसमें 1300 इंतहाई हसास हैं, 3688 जो है हसास हैं, और इसमें उन्होंने कहा जी हमें 39,000 की नफरी चाहिए, हमारे पास 22,000 की नफरी है, 16 से 17,000 की नफरी हमारे पास शॉर्ट है। तो इसमें जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कहेगा कि आप इसको फेजेस में करवा लें, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं है कि आपके पास नफरी शॉर्ट है तो आपने एक आईनी तकाजा पूरा करना है तो जी हो ही ना। ऐसा भी नहीं किया जा सकता कि खुदा ना खास्ता कल को कोई ऐसा नाखुशगवार वाकया पेश आ जाए और वहां की सूबाई हुकूमत बोले हमने तो देखे जी आपको पहले ही कह दिया था। इस बात को भी यकीनी बनाना है, लेकिन ये 3 महीने तक आगे ले जाना जो है इलेक्शन कमीशन ने उसको बहाना समझता है। अच्छा। ये 3 महीने तक मुलतवी होते नजर नहीं आ रहे, और इलेक्शन कमीशन ने इसको चूंकि हेयरिंग में कन्वर्ट कर दिया है, और हेयरिंग में कन्वर्ट करने के बाद जिन लोगों को नोटिस जारी कर दिए हैं वो मंजरनामा नजर आ रहा है कि ये इलेक्शन जो इनकी ख्वाहिश है 3 महीने के लिए आगे चले जाएं, ये इलेक्शन कमीशन इसको बहाना समझ रहा है, ये 3 महीने आगे जाते नजर नहीं आ रहे। ठीक है, अच्छा ये कराची के तो सिंध के तो बल्दियाती इंतखाबात आप कह रहे हैं कि 3 महीने तक जाते नजर नहीं आ रहे, इससे पहले भी चीफ इलेक्शन कमीशन ने पंजाब के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और पंजाब को भी नोटिस भिजवाने के हवाले से बात हुई थी। तो क्या पंजाब को भी कोई नोटिस भेजे गए हैं या भेजे जाएंगे, या इनसे भी पूछा जाएगा कि यहाँ पर क्यों नहीं अभी तक बल्दियाती इंतखाबात हो रहे? पंजाब के हवाले से भी मैं आपको खबर दे दूं कि पंजाब के हवाले से ये फैसला हुआ है कि जो पुराना जो कानून होगा, यानी जो चूंकि जब भी एक कानून एग्जिस्टिंग कानून जो होता है, जब इलेक्शन कमीशन उस पर तैयारी करता है, उसके मुताबिक हल्का बंदी करता है, उसके मुताबिक यूनिट्स बनाता है, जी पंजाब वाले कानून तब्दील कर देते हैं, वो तमाम चीजें फिर गैर मौसर हो जाती हैं।
तो अब इसमें वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इन्होंने फैसला किया कि जो पुराना कानून उस वक्त मौजूद होगा, चाहे ये नया बना दे, फिर हम पुराने के मुताबिक करा देंगे। और इस पर भी ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को रेफरेंस भी भिजवा रहे हैं। और इस मामले में भी ये जो टाल मटोल कर रही है पंजाब हुकूमत, उसमें भी इलेक्शन कमीशन ने फैसला कर दिया है कि उनका जो ये प्लान है कि इसको आगे ले जाया जा रहा है, ये भी आगे ज्यादा नहीं जाएगा। उसकी रीजन ये है, ये आला तरीन हुकाम से जो मेरी बात हुई है वो ये कह रही है कि जनरल इलेक्शन की तैयारियों के लिए एक खास जो वक्त चाहिए होता है, उससे पहले इलेक्शन कमीशन इन जिम्मेदारियों से फारिग हो जाएगा। पहले इलेक्शन कमीशन इन जिम्मेदारियों से फारिग हो जाएगा। हसन, पंजाब के हवाले से अदील बता रहे हैं कि पंजाब को भी ज्यादा देर मुलतवी नहीं करने दिए जाएंगे बल्दियाती इंतखाबात। यहाँ पर आपको पंजाब हुकूमत इस मूड में नजर आ रही है? देखिए, एक चीज़ तो ये है कि पंजाब हुकूमत भी मामला को टामाटोल की तरह आगे ही जो है वो मुलतवी करना चाहती है। वो भी ये नहीं चाहते कि फौरी तौर पर जो है इलेक्शन हो। ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि वो पुराने कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो तैयारी कर रहे हैं। अलबत्ता सबसे बड़ा मसला जो इस टाइम कराची में बल्दियाती इंतखाबात का बना हुआ है, जिस तरह पंजाब में भी है, कराची में 4 दफ़ा इलेक्शन मुलतवी ना तो सैलाब की वजह से हुए, ना ही सिक्योरिटी की वजह से हुए। ये तो वो है कि जो अवाम को बेवकूफ़ बनाने का कोई मुद्दा है जो सामने लेके आना है। इख्तियारात की निचली सतह पर तकसीम क्यों नहीं करना चाहते? इतने साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में हुक्मरानी कर रही है, कराची में हुक्मरानी कर रही है, उन्होंने काम ही कुछ नहीं किए। कुरंगी, लांडी, इन इलाकों में जाके देखे, ये घुसे तो वहां पर वो सवालात खड़े करते हैं वहां की अवाम। वो कहती है आपने यहाँ पे सीवरेज का निज़ाम बेहतर नहीं किया, सड़कें टूट फूट का शिकार है। अब इन्होंने जो कैबिनेट में ये लेके गए हैं, ये असल में 2 वजूहात है, 2-3 वजूहात जिन बुनियाद पे ये कह रहे हैं कुछ ताखीर कर दे। एक तो ये कुछ सड़कें हैं, कुछ रोड हैं जहां पर वो उसकी सड़कों की तामीरों और दीगर जो है तामीरात और पैच वर्क का काम करवा रहे हैं। और फिर दूसरा, उन्होंने इलेक्ट्रिक बस से जो मुतारिफ करवाई है, वो ये चाहते हैं किसी हद तक ये आ जाए, मामला थोड़ा सा बेहतर हो जाए तो फिर इलेक्शन की तरफ आए तो हमारी पोजीशन मजबूत होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना वहां पे सर्वे करवाया है स्पेशल ब्रांच से, जो वहां पर मौजूद मेरे जराए हैं वो ये दावा करते हैं 60% उनको सर्वे में ये आया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने ही हलकों में हारती दिखाई दे रही है। अच्छा। जिसकी वजह से वो नहीं चाहते। और दूसरा, अवाम के अंदर जो गम गुस्सा है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM के इत्तेहाद है, जो इनडायरेक्ट उन्होंने वफाक के साथ मिलकर इत्तेहाद किया, और वो भी नहीं चाहते कि यहां पर जो है इंतखाबात हो। अलबत्ता अगर आज वहां पे इलेक्शन होते हैं तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। उनके सर्वे के मुताबिक और मेरी जो कई जगहों से मैंने जो राब्ते किए इतलात के मुताबिक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ये बड़ी मजबूत पोजीशन में है। 240 जो है ना कराची में यूनियन काउंसिल्स हैं, वहां पे जो इन्होंने यूसीज बनाई उसमें भी गैर मुनसिफाना आबादी की तकसीम करके उस पर भी पहले MQM को तहफुजात थे, लेकिन उस पर भी खामोश हो गए। अब वो मामला कुछ और लेके जो है वो बात करते हैं। वहां पर आपको याद होगा 2002 में नेमतुल्लाह थे, तो उन्होंने वहां पर बहुत तरक्याती काम करवाए, वहां तक जो है वो पानी पहुंचा दिया। मुस्तफा कमाल साहब है, उन्होंने वहां पर बहुत काम किया, वहां तक सीवरेज का जो है वो जाल बिछा दिया, अवाम को सहूलियात देने के लिए इकदाम किए। क्यों? क्योंकि निचली सतह पर इख्तियारात दिए गए थे। जब आप सारी पावर्स अपने तक रखेंगे, निचली सतह पर देने को आप जो है वो हौसला ही नहीं करेंगे, तो फिर कैसे जो है वो मामला बेहतर होंगे? तालीम बेहतर नहीं हो पा रही, सफाई के मामला अब किसी हद तक जाके बेहतर हुए, उसके बाद वहां पर हेल्थ के मामला इंतहाई खराब होते दिखाई दे रहे हैं, बेरोजगारी की शरह में इजाफा है, निचली सतह पर जितने गंदगी फैलती दिखाई दे रही है, शायद वो सिंध हुकूमत इसको संजीदगी से लेने के लिए नजर ही नहीं आती। इजलास तो करते हैं, आप देखें आए रोज तो सिंध में करप्शन का स्कैंडल सामने आता है, जिस भी डिपार्टमेंट को आप उठा ले वहां पर कोई ना कोई नई कहानी सामने आती है। किसी ने ये नहीं सोचा कि अवाम के जो वाकई जो बुनियादी हकूक हैं उस पर भी किसी ने काम करना है। हसन, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जब मकामी हुकूमतों का कयाम था तो कराची में आज जो मसाइल इनका वजूद भी नहीं था। पीपल्स पार्टी का तो आपने बता दिया ना, उनके तो वजूहात समझ आती हैं इंतखाबात को मुलतवी करने का। ये MQM का क्या मसला है? देखिए, MQM तो पहले तो ये मामला सामने रखती रही कि किसी तरीके से जो गैर मुनसिफाना तकसीम, क्योंकि वो ये कहते थे कि हमारे जो हल्के बनते हैं, जिस तरह आप देखिए वसीम अख्तर साहब थे, वहाँ पे ये दावे करते थे जो वहाँ की आवाम है, फिर इसी तरह ख्वाजा इजहार, इनके जो यूसियाँ बनती थी इनके इलाकों में,
वहां पर जो है काफी बड़े हल्के कर दिए गए, यानी 80,000 से 90,000 की आबादी कर दी गई। और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो एरिया थे जहां पे उनको यकीन था कि यहां से हम जीत जाएंगे, वहां पर उन्होंने 20 से 25 से 30,000 तक रखे हैं। और फिर उसके बाद अवाम जो अब उन पर जो क्या सवालात करे करती हैं, वो ये कहते हैं ख्वाजा इजहार साहब कहां पर रहते थे, वो भी डिफेंस में चले गए। वसीम अख्तर साहब कहां से उठे, वो भी डिफेंस में चले गए। जो एमकेएम की मेन क़यादत थी उनकी तो तरक्की होती जा रही है, तो वो ये चाहते हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया, हमारे मुतालबात कहां पे करे हैं, हम जो आपको वोट किस हैसियत में हम आपको वोट देंगे। ठीक है हसन, आपका जवाब आ गया। इसके साथ ही ब्रेक की जाने बढ़े, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। कराची जितना बड़ा शहर है उसके मसाइल भी इतने ही ज़्यादा हैं, जिसका तदारुक ना तो वफाकी हुकूमत कर सकती है ना ही सूबाई हुकूमतें कर सकती हैं। इससे पहले भी जब कराची में मकामी हुकूमत थी तो जो आज कराची के मसाइल हैं माजी में देखने में नहीं आए। इसलिए मसाइल का हल यही है कि बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद किया जाए। इसके साथ ही प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।